अब भैरूपुर गांव है, उसमें तो मैं जाता हूँ तो लेडीज़ बेचारी माताएं बहनें जो मटका लेकर सिर पे चलती हैं, आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि हमारी माताएं बहनें आज भी मटका सर पे पानी का पीने का पानी लेके जाती है जी। इतने हमारे जो गांव के बच्चे हैं, शहर कस्बे के बच्चे हैं, इलाके के बच्चे हैं, नज़दीक क्षेत्र के बच्चे हैं, उसको रेवाड़ी जाना पड़ता है जी, 2 घंटे लगते हैं। तो चोरी तो ख़त्म ही हो जाएगी, पशुओं की नहीं, वैसे भी चोरियाँ ख़त्म हो जाएगी। हर गांव के चौराहे के ऊपर, पूरी फिरनी के ऊपर CCTV कैमरेज लगवाए, जिसमें पंच सरपंच का बहुत बड़ा हाथ होगा। ऐसा नहीं है ये सारा काम हम अकेला कर सकते हैं, उनको हमारी मदद करनी पड़ेगी। मैं वो गौशाला उनसे कॉन्टेक्ट करके, उनसे बातें करके, जो उनको भाई छोटा मोटा जो जगह है पंचायत को जगह दे और उसमें आवारा पशुओं को रोका जाए। टाइम ये 2-3 महीने फसलों का टाइम होता है, इसमें भी अगर हम सेटल्ड कर देते हैं तो किसानों को बहुत सी मुसीबत। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। चुनाव आयोग के पत्तों का इंतजार हर कोई बेसब्री से कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन सभी को नज़दीक लग रहा है। तो कहीं पे जो अफवाहें हैं वो जोर पकड़ रही हैं। कभी फरवरी के अंदर इलेक्शन होने की बात आती है तो कभी मई के अंदर इलेक्शन होने की बात आती है। इसी कन्फ्यूजन के बीच जनता है, लेकिन क्या सरकार और चुनाव आयोग लोगों को चौंका सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी दौरान स्टेट न्यूज़ हरियाणा जितने भी पार्षद हैं, भावी प्रत्याशी हैं, उनका इंटरव्यू लेने के लिए जगह जगह पे पहुंच रहा है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं अमित कौशलिया जी, जो कि वार्ड नंबर 3 से रेवाड़ी जिला परिषद के भावी प्रत्याशी हैं। इनसे हम बात करेंगे, इनका जो विज़न है वो भी हम जानेंगे, और आप लोग भी इन्हें आंकना शुरू कर दीजिए कि ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं। सर, सबसे पहले स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है भाई साहब। पहले तो गणतंत्र दिवस की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आप ये बताएं, क्योंकि काफ़ी लोग मैदान में हैं, तो जनता आपको ही वोट क्यों करे? सर, पंचायत समिति, सरपंच, पंच, ये सभी सरकार से और जनता के बीच की कड़ी होती है। पहली चीज़ जिसमें क्या होता है कि जी हम प्रतिनिधि, जो जनता हमें चुनती है, हम जनता की परेशानियों को सरकार तक लेके जाएं। हम एक कड़ी का काम करते हैं। और मैं एक मतदाता होने के तरफ सोचता हूं, तो मुझे ये लगता है अगर मैं मतदाता हूं तो मैं क्या क्या कमियां मतलब देखूंगा कि भाई हमारे प्रतिनिधित्व के अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो उसमें जो फिट बैठेगा मैं उसको वोट करूंगा। तो उसके अंदर मैं ऐसे प्रतिनिधित्व को चुनूंगा जो जनता के बीच में हो, जनता की आवाज़ सुनता हो, गांव-गांव गया हो, सबसे मिलनसार हो, प्लस सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये होनी चाहिए कि वो जनता के मुद्दों को सरकार तक अपने अहम तरीके से प्रस्तुत करे जी, ताकि उन मुद्दों के ऊपर सरकार का ध्यान आए और उनको काम किया जाए उन काम पे। तो इस हिसाब से मैं इन सब चीज़ों क्राइटेरिया को देखता हूँ, तो मैं अपने आप को इसके अंदर एक फिट महसूस करता हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इसलिए जनता मेरे को वोट दे। अच्छा, ये सभी चीज़ें तो सभी लोग बोलेंगे, लेकिन आपके ऊपर जनता विश्वास कैसे करे कि आप ये काम करेंगे? सर, बिल्कुल अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि जनता मेरे पे विश्वास क्यों करे। देखिए, हम कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से तो बिलोंग करते नहीं हैं। दूसरी चीज़, पहला हम आज जनता के लिए बीच में आए हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि हमें पता लग जाता है कि भाई वो एक कहावत है ना कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो उसमें हमारा परिवार जिस स्थिति में था और उसको हमने आज इस तरीके से सेट किया है कि भाई हम एक जनता की सेवा के लिए अपना परिवार छोड़ के हम इस लेवल पे पहुंच गए कि जनता की सेवा कर सकें। तो वो आता है कि पहले छोटा परिवार था, आज मैंने उसको बड़ा परिवार मान लिया कि मैं अब 18 गाँवों को परिवार मानने लग गया। तो उसमें मैंने जैसा आज अपने परिवार के लिए सेटलमेंट किया है, वही सेटलमेंट मैं पूरे क्षेत्र के लिए करना चाह रहा हूँ। और उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ कि जैसा सुविधाएं हम चाहेंगे, हमारे क्षेत्रवासी चाहेंगे, वो उनको मिले जी। तो इसलिए जनता मेरे पे विश्वास करने का यही कारण है कि मेरे को लोगों का अथक प्यार मिल रहा है। मैं जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत अच्छे से भाई बात होती है, सब बताते हैं। हर आदमी चाहता है कि हम ऊपर बढ़ें, हमारे को सरकारी सेवाएं मिले, तो एक अच्छा कैंडिडेट ये करवा सकते हैं। उसके लिए मैं प्रतिबद्ध भी रहता हूँ जी।
सर आपका जो विज़न है इलाके के लिए वो क्या है, कहाँ पहुँचाना चाहते हैं इलाके को? सर मैं आपसे बताता हूँ, विज़न और मिशन एक ये दो चीज़ें होती हैं। जो विज़न की बात आती है और मिशन की बात आती है, तो विज़न पे बात करेंगे तो विज़न तो बहुत बड़े होते हैं। हर आदमी का विज़न कोई 5 साल में या 7-10 साल में पूरा नहीं होता। विज़न के लिए लंबा टाइम चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा, विज़न पे बात ना करके मिशन पे बात करें। मिशन यही है कि देश शिक्षा के क्षेत्र में हमारे प्रदेश में जो दादा राव नारायण ने पैमाने सेट किए उनको और ऊपर लेके जाया जाए। ठीक है। दूसरा, हेल्थ पॉलिसीज़ में हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो हॉस्पिटल्स खोले गए, इसमें छोटी छोटी डिस्पेंसरीज हर गांव में खोली जाए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। ये हमारे मिशंस के अंदर है। सभी क्षेत्रवासियों को पानी पीने का आरओ की सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, जिससे कि लोगों को, अब भैरूपुर गांव है उसमें तो मैं जाता हूं तो लेडीज़ बेचारी माताएं बहनें जो मटका लेकर सिर पे चलती हैं, आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि हमारी माताएं बहनें आज भी मटका सर पे पीने का पानी लेके जाती है। जी 21वीं सदी है, फिर भी ऐसे जो काम है वो हो रहे हैं, पेंडिंग पड़े हैं। जी जो ये सारे जो काम पेंडिंग पड़े हैं, इनमें देखो मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पंच सरपंच और जो पंचायत समिति के प्रतिनिधित्व जो चुने जाएंगे, ये हमें सब मिल के इस काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा और ऊपर लेके जाना पड़ेगा कि ये काम किए जाएं। ये हमारी प्राथमिकताएं हैं और ये ही हमारे विजन है कि गांव में अच्छी शिक्षा का काम हो, अच्छी हेल्थ पॉलिसीज हो, और जैसे ये पानी की सुविधाएं, ये तो बहुत मतलब ऐसी छोटी छोटी सुविधाएं हैं जो अभी तक पूरी हो जानी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई है। यही हमारे मिशन के अंदर अभी है। अगर मैं शिक्षा की बात कर लूँ साथ साथ, क्योंकि शिक्षा का जो कहें कि स्तर है, तो वो भी अगर सरकारी स्कूलों को हम देखते हैं तो बच्चों की जो कमी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि बच्चे लगातार कम हो रहे हैं और स्कूलों को सरवाइव करने के लिए भी बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे अगर जो सरकारी स्कूल है अपने इलाके में, क्योंकि एक नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसके लिए प्राइवेट स्कूल की फ़ीस अफोर्ड करना इतना आसान काम नहीं है, तो सरकारी स्कूलों में सुधार कैसे हो? सर ऐसा नहीं है कि मतलब शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ कोई कमी हो। हाँ, ये ज़रूर है कि शिक्षा के क्षेत्र में उस लेवल को और ऊपर उठा के लेके जाया जा सकता है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि जो पैमाने सेट किए, मैंने अभी आपसे बताया कि दादा राव नारायण जो चाहते थे शिक्षा के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र विकास करे, वो नहीं कर पाया अभी तक। उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अब एक छोटी सी कमी, मैंने गया हूँ तो मुझे पता लगी यार, मतलब ये पता होनी चाहिए थी कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एमएससी की क्लासेस नहीं लगती हैं, जबकि टीचर वहाँ अवेलेबल है। इतने हमारे जो गांव के बच्चे हैं, शहर कस्बे के बच्चे हैं, इलाके के बच्चे हैं, नज़दीक क्षेत्र के बच्चे हैं, उसको रेवाड़ी जाना पड़ता है जी, 2 घंटे लगते हैं जी। और इस कोरोना काल में तो और ज़्यादा मुसीबतें पैदा हो गई। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं तो ये कहूँगा जी, शिक्षा का क्षेत्र अच्छा है, उसमें पैमाने जो सेट किए हैं, हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं है, उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। उनको तो सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस की कमी है। उनको आप थोड़ा सा बूस्टअप करो, उनके रिजल्ट्स देखो ना। फिर आप अब एमएससी क्लासेस लगा दो, आप यहीं से आपको अच्छे आदमी, अच्छे नौकरी, मतलब कमी नहीं है। मैं तो ये बात मानता हूँ। हाँ, जो सेटिंग्स हैं उनको अच्छे पैमाने पे अच्छे तरीके से सेट किया जाए ताकि और विकास हो। सर आपने अभी, क्योंकि जो शिक्षा है वो भी युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और अगर मैं बच्चे और युवाओं की बात करूं तो यहाँ पे हो सकता है कुछ गाँव के अंदर अच्छे ट्रैक भी होंगे, स्टेडियम भी होंगे, लेकिन बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जिनके अंदर बच्चों को रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर दौड़ना पड़ता है। अगर वो कोई अपनी फिजिकल तैयारियाँ कर रहे हैं तो उसके लिए भी, या फिर मैं कहूँ कि खेल कूद के लिए भी उनके पास कोई जगह नहीं है। तो इसके लिए क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। मैं गया हूँ गाँव में और मैंने तो ये देखा है, आप रोड की कह रहे हो, लोगों ने अपने खेत के चारों तरफ ट्रैक बनाया है जी। किला जो बो रखा है, बीच में गेहूँ बो रखे हैं, बीच साइड में फट्टियाँ छोड़ रखी हैं, उसके ऊपर दौड़ लगाते हैं। इसके लिए पंचायत के पास ज़मीन होती है। मैंने आपको पहले भी कहा कि पंचायत, हम एक माध्यम है काम करने का, जो लोगों की, जनता की बातों को ऊपर तक लेके जाएंगे। तो जो पंचायती ज़मीन है, अगर आज हमारे पास स्टेडियम्स नहीं है, उपलब्ध नहीं हो पा रहे, तो उनको हम पंचायती जो ज़मीन है उनमें काम करवा के उनको हल्का छोटा मोटा स्टेडियम, जिसमें बच्चों का शारीरिक विकास हो सके, इस तरीके से थोड़ा बहुत काम किया जाए। ये चीज़ें मैंने देखी हैं और हम इसके लिए काम करने के जो हमारे मिशन में है वो ये चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया भी है।
हमारा जो इलाका है वो ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ पे किसान भी वास करते हैं और किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो होता है आवारा पशु, और उसके साथ साथ जो पशु चोरी का है वो मामले भी यहाँ पे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो उनके लिए कोई आपके दिमाग में कोई विचार है, विज़न है? बिल्कुल जी, सरकार ने भी बहुत से सीसीटीवी कैमरेज हर गांव में लगवाए हैं, लेकिन हमारे तक धरातल तक ये जो चीज़ें हैं वो नहीं पहुंच पाई है। मैंने यही कह रहा हूँ कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको धरातल तक पहुंचाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। अगर ये काम करने में हम सफल होते हैं तो आप ये मानो चोरी तो ख़त्म ही हो जाएगी, पशुओं की नहीं, वैसे भी चोरियाँ ख़त्म हो जाएगी। हर गांव के चौराहे के ऊपर, पूरी फिरनी के ऊपर सीसीटीवी कैमरेज लगवाए, जिसमें पंच सरपंच का बहुत बड़ा हाथ होगा। ऐसा नहीं है ये सारा काम हम अकेला कर सकते हैं, उनको हमारी मदद करनी पड़ेगी। और रही बात आवारा पशुओं की, उसके लिए जो गौशालाएँ खोली गई है उनमें से छोटी छोटी ब्रांचें थोड़ी थोड़ी उसका विस्तार किया जाएगा, और हर 2-3 गांव में एक छोटी सी ब्रांच, जैसे मान लो उनके भाई सहयोग से ही होगा जी, जैसे कोसड़ी गौशाला हो गई, जाटूसणा गौशाला हो गई, 1-2 वहाँ पे गौशाला है, या जो अपना रोड हाई में है नंगड़िया में वो गौशाला, उनसे कॉन्टेक्ट करके, उनसे बातें करके, जो उनको भाई छोटा मोटा जो जगह है पंचायत को जगह दे और उसमें आवारा पशुओं को रोका जाए। टाइम ये 2-3 महीने फसलों का टाइम होता है, इसमें भी अगर हम सेटल्ड कर देते हैं तो किसानों को बहुत सी मुसीबतों से निजात मिलेगी जी। क्योंकि बातें युवाओं की भी हुई बीच में, तो युवाओं के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है, तो उसके लिए जो कोचिंग का खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए भी क्या कुछ आप सरकार की तरफ से या फिर अपने फंड से कोई ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे कि जिससे उनको भी कम वहन करना पड़े खर्चा? सर, सरकार की तरफ से मैं बात बताता हूँ आपको। नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, 2030 में जाके लागू होगी, जिसको इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे अब करना शुरू करेगी सरकार। उसके अंदर हम चाहते हैं, जो सरकार ने बताया है कि क्रिएटिविटी आएगी सिलेबस में से। आपसे सिलेबस एक अलग मैटर होगा, क्रिएटिविटी एक अलग होगी, उसके अंदर बच्चे की स्किल्स निकलेंगी। स्किल निकलेगी तो वो अपना रोजगार खुद ढूंढेगा। तो इस जो पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की है, भाई नई शिक्षा नीति है, इसको हम अच्छे से अभी से इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि स्किल इंडिया और फिट इंडिया जो दोनों चीज़ें हैं वो आके लोगों के पैमाने में जाए, और जो बच्चों का विकास होना है और उनको जो कार्य करना है, उनको भविष्य में जो रोजगार है उसके लिए वो भविष्य में डिपेंड ना होके, बल्कि भविष्य में डिपेंड ना होके बल्कि वहीं पे सेटल्ड हो जाएगी, अपना कैरियर इस दिशा में जाएगा। वो जो 2030 की जो शिक्षा नीति आई है बहुत अच्छी नीति है हमारी तरफ से तो, और उसको लगाने का हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो। दूसरा, आपने कहा कि भाई लोगों के लिए क्या किया जाए। मैं चाहता हूँ कि अच्छी सी एक लाइब्रेरी, जैसे राव नारायण की जो लाइब्रेरी है, इसी को और अच्छे से बढ़ाया जाए, इसमें सारी बुक्स की अवेलेबिलिटी करवाई जाए ताकि बच्चों को पढ़ाई में, शिक्षा में जो भी मैगजीन वगैरह है वो मिले, कम्पिटिटिव की तैयारी करें वो। और अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसा नहीं है। और फीस, देखो जी, फीस तो देनी पड़ेगी। अगर बच्चों को पढ़ाना है तो फिर अच्छे लेवल उठाने के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। आप हम ये कहें कि भाई फ्री में तो सर कोई काम नहीं करता जी, ये बात हम बिल्कुल क्लियर कहते हैं। फ्री में कोई भी काम नहीं करता, हम कहाँ से करें, कोई भी नहीं करेगा। लेकिन ये है कि अच्छी फीस, मतलब कम पैसे में अच्छी सुविधाएं मिले। हमारी प्राथमिकता ये होगी ना के बराबर फीस में सुविधाएं ऐसी मिले कि बच्चे का विकास हो, बस। सर, अगर मैं आपके मैनिफेस्टो की बात करूं तो उसके अंदर आपने क्या क्या शामिल किया है? सर, उसमें सबसे पहला हमने दिया हुआ है कि जी हर गांव में आरओ का पानी जी, गाँव में झोड़ों की साफ सफाई, जनता की आवाज़ उसको ऊपर तक लेके जाना और उन कामों को कंप्लीट करवाना, सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी यही है। लोगों को, युवा बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में इंस्टीट्यूट्स अच्छे प्रोवाइड करवाएं। यहाँ पर आवारा, और जो दूसरा हमारा कि आवारा पशुओं से मुक्ति करवाई जाए। बस यही चीज़ें हैं जो है वो। अच्छा, एक आखिरी संदेश जनता के नाम, जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा व्यक्तित्व वो अपने लिए चुने? क्योंकि जिला पार्षद भी आज के दिन में कोई एक ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि जिनको हम इग्नोर कर सकें। तो आज के लिए जिला पार्षद भी एक बहुत बड़ा एक प्रतिनिधित्व होता है इलाके के लिए। तो वो किस तरीके का जो व्यक्तित्व है उसको चुने? सर, व्यक्तित्व देखो जनता बताएगी, तो वही वोट करके वही बताएगी उनको कैसा व्यक्तित्व पसंद है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, तो धरातल पे काम करता हो, धरातल से जुड़ा हो, लोगों के बीच गया हो, लोगों की बातें सुनता हो, उसको वोट करें।
अच्छा व्यक्तित्व हो, भाई जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे। मैं तो एक ही बात कहूँगा, जो दिलों पे राज करता हो, सबसे बात मतलब सबकी सुनता हो। और भाई देखो ये चीज़ें तो व्यवहार तो सबको, जब आप किसी के बीच जाओगे सबके व्यवहार का सबको पता लगता है। जो अच्छा व्यवहार हो, साफ छवि हो, बेदाग चेहरा हो, इसी में हम कहते हैं जो आपकी आवाज़ को ऊपर तक लेके जाने की हिम्मत रखता हो। आज वोट लेने के लिए तो वो सब कुछ करे और फिर कल आप कहो तो उसमें इतनी हिम्मत ना हो कि मैं वो गवर्नमेंट कहीं पे भी जाके मैं बोल सकूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व को चुनो जो आपकी आवाज़ को ऊपर तक लेके जाए, जब भी आपके काम होंगे। यही धरातल का काम है। सर, स्टेट न्यूज़ हरियाणा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। आपने अभी इनके जो विचार हैं वो सुने हैं, तो आप खुद तय करें इस बात को कि आपको वोट किसको करना है, क्योंकि आप मतदाता हैं। और आप इन सभी चीज़ों को देखें कि आपके लिए काम कौन कर सकता है, या फिर आने वाले समय में आपके हित में क्या रहेगा, क्योंकि आपके इलाके के अपने मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर आप अपने हर प्रत्याशी को परखें और उसके बाद उसको वोट करें, क्योंकि आपके वोट का जो अधिकार है वो सबसे बड़ा अधिकार है। लेकिन साथ साथ मैं आपको बता भी देना चाहता हूं कि इलेक्शंस के बीच में जो ये आंख मिचोली खेली जा रही है, किसी भी समय इलेक्शंस का ऐलान हो सकता है और उस समय आपको यही सब चीज़ें सोचनी है कि आपको किसको वोट करना है, क्योंकि हर प्रत्याशी आपके पास आएगा। आप देखें आपके हित में क्या है। नमस्कार, धन्यवाद।